हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों में हमारा क्वेश्चन है अब कि हिंदी भाषा के उच्चारण एवं लेखन में क्या अंतर है। तो इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। हम हिंदी में जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धवर्ण जो है वो निम्न में से कौन सा है। तो वो है हमारा व। हमारे अर्ध यानी कि आधे वर्ण जो है वो हिंदी में दो हैं, एक है य और दूसरा है व। तो हमारा यहाँ ऑप्शन है व, तो हमारा आंसर भी व ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जो है वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 351 में। हमारे 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का ही उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है। तो वो है हमारी 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था। तो कब दिया गया था, 14 सितंबर 1949 यानी कि 1949 को। 14 सितंबर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाषा का अक्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है। अक्षेत्रीय का मतलब होता है कि एक छोटे से अक्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो है क्या कहलाता है, उसका रूप बोली कहलाता है। और जब इसी बोली में साहित्य की रचना आरंभ हो जाती है, साहित्यकार साहित्य लिखना शुरू कर देते हैं, तब ये उपभाषा बन जाती है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक से अधिक बोलियों को मिलाकर क्या बनता है, उपभाषा बनती है। और इसमें क्या है, साहित्य रचना जो है वो होने लगती है उपभाषा में, यानी कि बोली का नेक्स्ट स्टेप जो है वो उपभाषा होती है और फिर ये भाषा का रूप ले लेती है धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खड़ी बोली की उपभाषा कौन सी है। हमारी हिंदी जो है ये हम खड़ी बोली में ही प्रयोग करते हैं, तो हमारी खड़ी बोली की उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। और इसका दूसरा नाम भी है, कौन सा है, कोरवी मूल नाम है इसका, जो कि हरियाणा उत्तर प्रदेश की में मुख्य रूप से ये खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को क्या कहती है। लिखने की विधि को क्या कहेंगे, हम लिपि कहेंगे। लिपि जो है वो दृश्य होती है, यानी कि हम लिपि को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से कौन सा वर्ण है जिससे किसी भी शब्द का आरंभ नहीं होता। तो इससे होता है ना डमरू, श्रीमान, इससे नहीं होता। और ढ से होता है ढक्कन, ये है अढ़ है। ये हमारी हिंदी की विकसित ध्वनि है। तो ये शब्द के या तो मध्य में यानी कि बीच में आएगा या अंत में आता है, इससे किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर है हमारा, पहले हमें पता होगा कि हर्ष स्वर कौन से हैं। हर्ष स्वर 4 है हमारे, ए, ई, उ और री, ये हमारे 4 हर्ष स्वर है। तो यानी कि ये 3 ऑप्शन तो हमारे कट गए, इनमें तो हर्ष स्वर है तो दोनों दीर्घ स्वर नहीं हो सकते। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा है, सी। आ जो है वो 2 ए को मिला के बनता है और ई भी 2 छोटी ई को मिलाकर बड़ी ई बनती है, इसलिए ये हमारे दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ह्रस्व स्वर का अन्य नाम क्या है। ह्रस्व का होता है मतलब छोटा, और छोटे स्वर का मूल नाम अन्य नाम है मूल स्वर, यानी कि
जहां से स्वरों की स्टार्टिंग होती है उन्हें हम ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर का अन्य नाम क्या है? इसका नाम है संधि स्वर। दीर्घ स्वर यानी कि बड़े स्वर, और बड़े स्वर दो अन्य स्वरों को मिलाकर यानी कि उनकी संधि होकर फिर बड़े बनते हैं, तो वो संधि स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि त्रय व्यंजन की ध्वनियां कौन सी है? त्रय, अब पहले देख लीजिए त्रय क्या है। एक सिंपल संयुक्त व्यंजन है, इसके पीछे ए नहीं है क्योंकि हलंत लगा हुआ है, ये आधा है, तो हम जो भी ए वाले हैं, एक ये है एक ये है, इनको निकाल देते हैं। क्योंकि ये आधा है तो नेचुरल है कि पीछे ए की साउंड नहीं है, तो ए भी नहीं है, हलंत वाला है, तो ये हमारे ऑप्शन कट गए। अब कौन से बचे? दो ऑप्शन। त्रय, त्रय तय और रे को मिला के बना होता है, तो यहाँ पर बीच में ए आया हुआ है, इसका मतलब इन्होंने इसमें से एक वर्ण पूरा कर दिया है, जबकि ये तो आधा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तय और रे। नेक्स्ट है हमारा कि विसर्ग का उच्चारण किस ध्वनि के समान होता है? तो वो वह है के समान। विसर्ग जब हम बोलते हैं तो लास्ट में जैसे अतः, अतः के पीछे विसर्ग बोला हमने ए तय, और पीछे हमने इसके क्या करा? विसर्ग लगा दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अत तो बोलेंगे नहीं, इसको हम बोलेंगे अतः। तो है का उच्चारण होता है इसके पीछे विसर्ग के जगह पे। किसी भी भाषा के मानक रूप का निर्धारण कौन करता है? मानक रूप यानी कि वह रूप होता है जो विद्वानों के द्वारा, एक कई सारे रूप होते हैं भाषा के, अलग अलग तरह से बोलते हैं लिखते हैं, लेकिन जब उनको इकट्ठा करके एक निश्चित रूप दे दिया जाता है जो सर्वमान्य होता है, तो उसे हम भाषा का मानक रूप बोलते हैं। तो वह हमारा व्याकरण निर्धारण करता है कि इसका मानक रूप भाषा का कौन सा है। किसी अन्य भाषा को सीखने के लिए निम्न में से किसका ज्ञान आवश्यक है? किसी भी अन्य भाषा को सीखने के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है? इसके लिए भी व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। किसी भी भाषा को प्रारंभ करने वाले बिंदुओं को क्या कहते हैं? तो किसी भी भाषा को प्रारंभ करने वाले बिंदु को हम क्या बोलेंगे? वर्ण कहेंगे, क्योंकि वर्णों से ही हम किसी भी भाषा को सीखना स्टार्ट करते हैं। भाषा की सबसे प्राचीन लिपि का नाम क्या है? सबसे प्राचीन लिपि है हमारी ब्राह्मी लिपि, और इसके भी दो भेद हैं, एक उत्तरी ब्राह्मी और दूसरा है दक्षिणी ब्राह्मी। कई बार ये भी पूछ लेते हैं ना कि ब्राह्मी लिपि के कितने भेद हैं या कौन कौन से हैं, तो उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। हरियाणवी बोली की उपभाषा क्या है? हरियाणवी बोली की उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए और उ मिलकर निम्न में से कौन सा स्वर बनाते हैं? ए और उ मिलकर ओ बनाते हैं। यदि यहाँ पर छोटी ई आती तो आई बन जाता, अब ओ बन गया। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी हमारी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। आधुनिक हिंदी का समय कब से माना जाता है? तो हमारी आधुनिक हिंदी का समय 1850 ईस्वी से लेकर अब तक माना जाता है। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? यानी कि उसको पहले किस नाम से जानते थे? उसको हम कोरवी के नाम से जानते थे। हिंदी भाषा में प्रकंपी व्यंजन किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी डाला था, वहां पे इसकी जगह था लुण्ठित व्यंजन, यानी कि यहाँ पे आपको वैसे समझ में आ जाएगा कि कंपन, यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण करने में जीभ का अगला हिस्से
में कंपन उत्पन्न होती है, यानी कि जीभ के आगे का जो हिस्सा है, बाहर वाला जो हिस्सा है, उसमें कंपन उत्पन्न होगी, वही वर्ण जो है वो परकंपी व्यंजन कहलाएगा। तो ये किस में होता है? र में। बोल के उच्चारण करके आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय जो है वो किस तिथि को लिया गया था? तो ये तिथि थी हमारी 14 सितंबर 1949, यानी कि 1949 ईस्वी को, जिस दिन हमारी हिंदी को राजभाषा बनाया गया था, उसी दिन ये निर्णय भी लिया गया था। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है? अपभ्रंश के बाद हिंदी का इतिहास जो है वो आरंभ हो गया था। तो इसके वैसे स्टार्टिंग इससे पहले कहाँ से होगी? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी की शुरुआत हुई थी। तो हमारा हिंदी की स्टार्टिंग जो है, इतिहास जो है वो अपभ्रंश भाषा के बाद शुरू हुआ था। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव जो है वो किसने रखा था? गोपाल स्वामी आयंगर ने। हमारी संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव, ये ध्यान रखना आप, सबसे पहले किसने रखा था? गोपाल स्वामी आयंगर ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? यानी कि बहुल भाषी जो क्षेत्र है, जैसे पंजाब बना, पंजाबी भाषा बोलने वाले ज्यादातर लोग पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में हरियाणवी भाषा बोलने वाले रहते हैं। इसी तरह सबसे पहले भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और इसकी मांग सबसे पहले किसने की थी? 1952 में पोट्टी श्री रामालू ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए ये अलग से एक राज्य की मांग की थी, यानी कि आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु।